देखने को मिल रही है, खास करके उनके मानदेय से संबंधित। आपको बता दें कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, उनका मानदेय अभी तक नहीं आया है, जिस वजह से उनके बीच में नाराजगी भी है और काफी ज्यादा परेशान भी है। इनका साफ तौर पे यही कहना है, एक तो अल्प मानदेय है, ऊपर से समय से नहीं आ रहा है, तो जिस वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त पर काफी ज्यादा एक्शन मोड में आई हुई है। लगातार सरकार की तरफ से तमाम अहम निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसमें देखने को मिला कि आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर अब जहां एक तरफ शासनादेश जारी कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कर्मचारी है उसको लेकर चर्चाएं भी काफी ज्यादा करने लगे हैं। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जहां सरकार का यह दावा और वादा है कि जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम होगा और जो युवाओं का रोजगार मिलेगा वो पूरी पारदर्शिता के साथ होगा, तो वहीं पर यह भी देखने को मिल रहा है कि मानदेय को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। किसी का कहना है कि 16 से 20 हजार रुपए मानदेय हो रहा है, तो किसी का ये कहना है कि जो ए ग्रेड के कर्मचारी हैं उनके लिए ये कोई खास खबर नहीं है। फिलहाल इन सारी चीजों के बीच में कर्मचारियों के बीच में तमाम तरह की बातें हो रही है और संगठनों की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इस विषय पर जानने के लिए जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की राष्ट्रीय संयुक्त मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त पर काफी ज्यादा एक्शन मोड में है, जहां देखने को मिला कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर सबसे पहले फैसला लिया जाता है, उसके बाद कमेटी का गठन होता है और अब देखने को मिला है कि शासनादेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया, जिसके बाद से कर्मचारियों में कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल है। लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिला कि कर्मचारी ये कहते हुए नजर आए कि जहाँ 16 से 20 हजार रुपए मानदेय किया जाएगा, लेकिन वहीं पर ए ग्रेड के कर्मचारियों का जो ये मानदेय है वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। इस पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मानदेय की बात करें तो एक जो देखने को मिल रहा है प्रतिशत जो है नियमित कर्मचारियों का जो वेतन है उनके लगभग 70 से 75% के आसपास एक नीति के रूप में रखा गया है वेतन। अगर किसी फोर्थ क्लास का सैलरी न्यूनतम 18,000 रुपए है जी, तो उसका 75% के हिसाब से, और किसी डॉक्टर के 56,000 है तो उसका न्यूनतम वेतन जो है जी उसके 75% के आसपास 40,000 ऐसा कुछ बनाया गया है, जो अनुमान लग रहा है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाया किस तरीके से वेतन तय किया गया है जी। तो उस हिसाब से तो एक नीतिगत तरीके से देखा जाए तो एक समकक्ष एक पैरेलल परसेंटेज के हिसाब से है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो बड़े स्तर पर बड़े पदों को हम जोड़ रहे हैं, इसलिए लग रहा है वेतन कम है। न्यूनतम वेतन जो 16,000 वो लग रहा है कि सबको कम है, क्योंकि 7th पे कमीशन इस समय सरकार में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में। उसमें न्यूनतम वेतन जो है आज के समय में बेसिक जो है, अगर महंगाई भत्ता हटा दिया जाए तो 18,000 है जी। तो उस हिसाब से अगर 16,000 न्यूनतम वेतन है तो वही रेशियो ऊपर जाके 40,000 45,000 जो बन रहा है वही रेशियो ऊपर मेंटेन हो रहा है, इसलिए तो वेतन में तो कोई त्रुटि नहीं देखी जा रही है जी। योगेश जी, इसी के साथ सरकार की तरफ से एक बात कही है कि इस व्यवस्था में जहां एक तरफ युवाओं को रोजगार में पारदर्शिता और सुरक्षा मिलेगी, वहीं विभागों की जो मनमानी और भ्रष्टाचार था उस पर लगाम लगाया जा सकेगा। तो क्या सच में ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा धरातल पे? जी, अभी वर्तमान में जो चीजें हैं उससे तो बहुत नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से भी चयन प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया था, जिसमें कहा जाता है कि एक पद पे 3 लोग आवेदन करेंगे, उसके उपरांत 3 लोगों में का इंटरव्यू होगा, मतलब एक पद पे सब लोग आवेदन करेंगे और उसमें 3 लोगों को एक पद के सापेक्ष 3 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके उपरांत उनका साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद विभाग 3 में से 1 लोगों का चयन करेगा जी। लेकिन देखा जाता है कि वो जेम पोर्टल है, सेवा योजन पोर्टल कह लें उसको, जेम बोला मैं, सेवा योजन पे लोग अपना आवेदन ही नहीं कर पाते हैं। जिन कंपनी को अपने लोगों को फॉर्म भराना होता है वो वैकेंसी खोलती है और अपने ही फॉर्म भराते हैं, बाकी सारे फॉर्म होल्ड होते हैं जी। तो ये सब चीजों पे लगाम लगना कि कहाँ तक संभव, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सेवा योजना अभी भी सही तरीके से काम नहीं करता। हाँ, लेकिन एक कुछ चीजों में सुधार काफी स्तर पर होगा। एक तो समय से वेतन मिलने की बात हो रही है, वो अच्छा हो सकता है। जो 6 महीने 8 महीने तक वेतन लंबित रहता था वो भुगतान समय से होगा। साथ में एक जो पूरा वेतन नहीं मिलता था कर्मचारियों को, उस पे काम होगा। साथ ही ईपीएफ ईएसआई पे बड़ा काम होगा, क्योंकि ईपीएफ ईएसआई का समय सीमा होता है। एक नियत समय तक अगर उनकी ईपीएफ राशि उनके खाते में नहीं जमा होती है, तो किसी के साथ दुर्घटना होता है तो ईपीएफ और ईएसआई का लाभ उनको नहीं मिलता। अगर 3 महीने लगातार आपका ईपीएफ का पैसा ईपीएफ के खाते में नहीं जमा हो रहा है, तो आपके साथ कोई दुर्घटना होती है जिसमें पेंशन की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाएं हैं जी, या ईएसआईसी से पेंशन की व्यवस्था है या इलाज की व्यवस्था है, अगर वो कंटिन्यूअस 3 महीने नहीं जमा होता है आपका ईपीएफ का पैसा,
या एसआई का पैसा, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता। इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगी, काफी हद तक देखने को मिल सकता है। जी योगेश जी, जैसा कि इसके पहले भी आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनका अगस्त माह का जो मानदेय है वो अभी तक लटका हुआ था, अभी तक नहीं आया था, तो क्या इस विषय में अधिकारियों से कोई वार्ता हुई है आपकी? जी नहीं, अधिकारी से हमारी इस विषय पर कोई वार्ता नहीं हुई, ना कोई आधिकारिक रूप से कोई सूचना साझा की गई है किसी के द्वारा। जी इसी क्रम में हम लोग पिछले 2 माह का 1.5 से पौने 2 माह का इंतजार करने के बाद पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों की आवाज को देखते हुए, उनकी इच्छा को देखते हुए जी कल एक पूरे प्रदेश के मंडल स्तर से ज्ञापन दिए जाने का काम माननीय उप मुख्यमंत्री जी को किया जाएगा, क्योंकि संविदा कर्मचारी अल्प वेतन भोगी हैं जी और इनका अपना कोई वेतन में से बचा के अगले माह के लिए सुरक्षित रखना या भविष्य के लिए रखना संभव नहीं हो पाता है। जी जो राशि उनको मिलती है उससे ही जीवन यापन उस महीने का करना होता है। तो ऐसे दशा में बहुत सारे लोग अपने घर से दूर है, जिनका किराया मकान का किराया है, बहुत सारे लोगों में बच्चों की फीस है, दैनिक आवश्यकताएं हैं, वो सब कर पाने 1 महीने से लोग उधार लेके काम चला रहे हैं। तो कब तक किसी के लिए संविदा की नौकरी में कौन किसको उधार देने वाला और क्या चीजें होने वाली, सरकार को स्पष्ट देखना चाहिए। और ये चीजें आवाज नहीं उठ रही थी या नहीं पहुंच रही थी या पहुंच रही थी, तो इस सरकार को या विभाग को इस पे सेंसिटिव होकर एक बार सूचना जारी करनी चाहिए स्पष्ट रूप से कि हम इतने समय बाद भुगतान करेंगे। ठीक है, एक प्रक्रिया, उसमें समय लग सकता है जी, लेकिन उसके बारे में कोई साझा करे जानकारी, तो लेकिन इसके बारे में कोई आवश्यकता नहीं समझ में आती है। अपने मन से चल रहा है सिस्टम जी, इसको लेके अपनी आवाज शासन सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया है कि सबको समय से वेतन मिले। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।